नमस्कार दोस्तों। आज हम इटली के एकीकरण समझने वाले हैं। तो आप थोड़ा सा वीडियो का क्वालिटी डाउन दिखाई देता होगा, लेकिन आप कंसेप्ट पे ध्यान दीजिएगा। थोड़ा लाइटिंग का प्रॉब्लम है, एडजस्ट करिएगा। तो देखिए, पहले हम इटली का डायग्राम समझेंगे, क्योंकि किसी भी चीज़ को खास करके समझना है तो उसके तह में जाना, यानी उसके जड़ में जाना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। मान लीजिए हम इटली का एकीकरण पढ़ रहे हैं और उसका हम डायग्राम ही नहीं जानते हैं, तो फिर एकीकरण किसका करेंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि पहले इटली को समझना होगा, है ना। उसके बाद हम फिर उसका एकीकरण करेंगे। तो आप देख सकते हैं इटली का जो डायग्राम है कुछ इस तरह का है ना। आप मेरे साथ देखिएगा तो बहुत आसान लगेगा, चूँकि हम बना के इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आपको ऐसा न लगे कि हमसे नहीं होगा। आप भी बना सकते हैं, इसलिए हम बना करके दिखा रहे हैं। देखिए, यही इटली का आकार है। तो आप जानते हैं कि पहले नेपोलियन बोनापार्ट जो है उसका पूरा यूरोप पर, लगभग यूरोप पर कब्जा था। उनका पतन जो है लगभग 1814 में होता है। उसके बाद जो है एक समझौता होता है जिसको वियना कांग्रेस या वियना समझौता बोल देते हैं। वो कब होता है? वियना सम्मेलन इसको बोलिए या वियना कांग्रेस बोलिए, कहीं कहीं आपको कांग्रेस लिखल मिलेगा, है ना। ये 1815 में होता है। अब इसी में एक इम्पोर्टेंट व्यक्ति है जो ऑस्ट्रेलिया के उस समय राजा है। वो बाकी सारे यूरोप के राजा को बुला करके कहते हैं कि फिर से राजतंत्र को क्या करना है, जीवित करना है। और उसी के दरमियान यहाँ इटली के राजा को भी बुलाया जाता है। शुरुआती में जो इटली का राजा है वो चार्ल्स एल्बर्ट है, उनको भी बुलाया जाता है। वो जाते हैं वियना सम्मेलन में, लेकिन वो जानबूझ करके, ऑस्ट्रेलिया बगल में ही है ना, बोलते हैं कि मेरा इसमें ज़्यादा खर्चा हुआ है। जो ऑस्ट्रेलिया के जो राजा है मेटरनिक है, वो बोलते हैं कि मेरा ज़्यादा खर्चा हुआ है, इसलिए तुम्हारा तो बहुत कम खर्चा हुआ है, इसलिए इसको बहुत कम हिस्सा देता है। और ज़्यादा हिस्सा जो होता है इसका 2 हिस्सा, इटली का 2 भाग जो है खुद रख लेते हैं। और वियना सम्मेलन से इटली को 7 भागों में विभाजित कर देता है। ये जो आप देख रहे हैं यही जो एरिया है ये पिडमाउंट है ना। ये पिडमाउंट वाला एरिया है, पिडमाउंट वाला एरिया है। उसके बाद ये 2 बड़ा क्षेत्र जो है, ये 2 बड़ा क्षेत्र जो है ये बहुत उपजाऊ जमीन है। अगला जो देख रहे हैं ये है लोम्बार्डी, है ना, लोम्बार्डी है। और ये वेनेशिया है, वेनेशिया। ये 2 बड़ा क्षेत्र है। ये ऑस्ट्रेलिया खुद, यानी मेटरनिक खुद इसको अपने कब्जा में रख लेता है। तो आप समझ सकते हैं कि बहुत बड़ा क्षेत्र जो है ऑस्ट्रेलिया खुद रख लेता है। इसके बाद अपने ही ऑस्ट्रेलिया के ही अपने ही हैबस वंश के 3 अलग अलग राजकुमार को क्या करते हैं, 3 अलग अलग क्षेत्र सौंप देते हैं, यानी वहां का राजा बना देते हैं। उसमें सबसे अगला जो है, सबसे पहला जो है, ये तीनों राज्य जो है ये परमा है ना, ये राज्य परमा है, ये मोडेना है, ये टस्कनी है, टस्कनी। ये तीनों क्षेत्र जो है एक कह सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया का ही इस पर कब्जा है मोटा मोटी। इसलिए कह सकते हैं क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का ही एक व्यक्ति है, हैबसबर्ग है, उसी के 3 अलग अलग राजकुमार को ये क्षेत्र दे दिया जाता है। उसी समय एक इम्पोर्टेंट है, ये पूरा क्षेत्र जो देख रहे हैं इस पे उस समय का ईसाई धर्म के सबसे जो मेन होते थे या धर्मगुरु कह सकते हैं, जो समझिए ईसाई धर्म में एक अलग अलग चर्च होता है, उसका हेड होता है, पादरी होता है। और जो पूरे पादरी मिलाकर के एक हेड होंगे उसको बोलेंगे पोप, यानी पूरा ईसाई धर्म के सबसे बड़ा जो धर्मगुरु होंगे वो पोप होंगे। तो इसी समय ये पूरा क्षेत्र जो है वो इसी सम्मेलन में पोप के अधिकार को दे दिया जाता है। इस पर पोप का अधिकार है, ये पोप को सौंप दिया जाता है। और नीचे का जो ये क्षेत्र देख रहे हैं ये फ्रांस, उस समय समझते हैं कि आप बहुत मजबूत स्थिति में है, फ्रांस के ही बुर्बो वंश के राजा को सौंप दिया जाता है ना।
ये सिसिली है, नेपल्स है, ये क्षेत्र जो है ये सिसिली है ना, सिसिली है, और ये क्षेत्र जो है नेपल्स है, नेपल्स है। अब पहले समझ लेते हैं एक बार और फिर से। और ये क्या है, ये जो देख रहे हैं मात्र दो क्षेत्र जो है, एक छोटा छोटा और भी है, इसका जो नाम है नीस है ना, ये सिवाय है, सिवाय है ना, ये दो छोटा छोटा द्वीप है, बहुत छोटा सा द्वीप है। तो जो मेन जो कहता है कि मेरा अधिकार है इटली पर, उस राजा को मात्र छोटा सा क्षेत्र दिया जाता है। आप समझ सकते हैं कि पूरा इटली में से मात्र उनको पिडमाउंट और ये जो है सार्डिनिया, इस क्षेत्र का नाम है सार्डिनिया, है ना, सार्डिनिया है ना, सार्डिनिया है। यही क्षेत्र जो है, जो इटली का एक्चुअल में राजा है चार्ल्स एल्बर्ट, उनको दिया जाता है। और बाकी पूरा क्षेत्र जो है वो कह सकते हैं अलग अलग जो अधिकारी है उसको दे दिया जाता है। इसमें देख लेते हैं कि दो क्षेत्र इंपोर्टेंट क्षेत्र है, वो ऑस्ट्रेलिया खुद रख लेता है, यानी मेटरनिक अपना प्रभाव में रखता है। उसके बाद अपने ही अलग अलग राजकुमार को दे देता है हैब्सबर्ग के, ये बड़ा सा क्षेत्र पोप को दे देता है, और नीचे का जो है वो फ्रांस के बुर्बो वंश के हाथ में सौंप दिया जाता है। तो आप समझ सकते हैं, इसलिए हम ये बताए हैं ताकि आपको मैपिंग के थ्रू अगर देखिएगा तो आपको एक आइडिया लगेगा कि आखिर क्यों इटली का एकीकरण जो है एक जटिल है, क्यों, किसको एकीकरण करना है। जब आप इसको समझेंगे तब आपको समझ में आएगा कि एकीकरण क्या होता है। सिर्फ मान लीजिए कि मैपिंग के थ्रू आप नहीं देखेंगे तो आप बेहतर नहीं समझ पाइएगा। तो चलिए आप देख लेते हैं, एक बार और देख लेते हैं कि ताकि बेहतर। ये पिडमाउंट वाला एरिया है और ये सार्डिनिया वाला एरिया है, इन दोनों पे किसका अधिकार है, जो इटली का मेन राजा है चार्ल्स एल्बर्ट का, है ना, इस पे इनका अधिकार है। और ये दो क्षेत्र बगल में ही कौन है, ऑस्ट्रेलिया है, इसके बगल में ही ऑस्ट्रेलिया है, वो लोम्बार्डी और वेनेसिया पे कब्जा किए हुआ है। ये तीन गो अलग अलग क्षेत्र दिख रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के ही हैब्सबर्ग के अलग अलग राजकुमार के क्षेत्र हो गया, मतलब उसको सौंप दिया जाता है। ये बड़ा सा क्षेत्र जो है वो पोप अपना अधिकार में ले लेते हैं, पोप को दे दिया जाता है। और ये सिसिली और नेपल्स जो है ये जो बुर्बो वंश है फ्रांस के, उसको सौंप दिया जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि वियना कांग्रेस जो या वियना सम्मेलन से इटली को कितने भागों में बांटा गया था, तो यही 7 भागों में। इसी 7 भागों को एकीकरण करना है। तो यहाँ तक मोटा मोटी आप समझ गए होंगे कि ये कौन कौन सा क्षेत्र है। पहले ये प्रांत को, आप क्षेत्र को समझिए, फिर धीरे धीरे हम इसके बारे में आगे बात करेंगे। तो देखिए, अभी हम क्षेत्र के बारे में बात कर रहे थे। अब इसमें एक व्यक्ति है जो बहुत इंपोर्टेंट है ना, बहुत इंपोर्टेंट है, जिसका नाम है मेजनी, है ना। इसमें अगला जो व्यक्ति है मेजनी है। अभी हम समझे हैं मेजनी है ना, मेजनी, सॉरी लिखे में गलती, हाँ मेजनी है। पिडमाउंट और सार्डिनिया के राजा कौन है, चार्ल्स एल्बर्ट है। अब होता क्या है, एक व्यक्ति है मेजनी है, और मेजनी पहली बार यह इटली को एकीकरण करने का प्रयास करता है। इसीलिए कहा जाएगा कि मेजनी जो है इटली के एकीकरण के अग्रदूत है। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा आपको कि इटली के एकीकरण के अग्रदूत कौन है, मतलब सबसे पहले इटली के एकीकरण के बारे में सोचा किसने, तो ये मेजनी किए हैं, है ना। मेजनी का जन्म जो है 1805 में जनेवा करके इटली में होता है ना। और ये जो है इटली के एकीकरण के बारे में सोचते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि मेजनी जो है यह एक समझिए कि आइडियल व्यक्ति है ना, व्यवहारिक बहुत कम है, ये मतलब आदर्शवादी है एक तरह समझिए ये। और दूसरी बात है कि ये राजा को पसंद नहीं करते हैं, कहने का मतलब ये राजतंत्र को ये नहीं मानते हैं, ये चाहते हैं कि यहाँ पर लोकतंत्र बहाली हो। अब ऐसे ही ये राजतंत्र के, है ना, राजतंत्र के विरोधी हैं, ये राजा को पसंद नहीं करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इसको राजा से कितना पटरी खाया। राजा कभी नहीं चाहेगा कि यहाँ पर इसका शकल भी दिखाए, चेहरा भी दिखाए, है ना। तो राजा से इसका बनता नहीं था। इसीलिए इस समय एक दल चल रहा था जिसका नाम है कार्बनरी क्या था, गुप्त संगठन था, उसका ये सदस्य बने हुए थे। चूंकि इस समय आप पिछले के अध्याय में आपने पढ़ा होगा इसके बारे में कि इस समय सेंसरशिप लागू है, कि कोई डायरेक्टली जो संस्था है वो स्वतंत्रता वगैरह की बात नहीं करेगा, उस पर कार्रवाई होती थी, उस पर बहुत सारा दिक्कतें थी। तो ये गुप्त संगठन उस समय छोटी मोटी होती थी,
उसी में कार्बोनरी एक सदस्य गुप्त संगठन है जिसका सदस्य मेजनी है। अब ये कई बार प्रयास करते हैं और प्रयास करने के दरमियान कई बार यहाँ हमला करते हैं, लेकिन इनसे एकीकरण होता नहीं है, लेकिन फिर भी ये इंपोर्टेंट माने जाते हैं। इनके बारे में 2-3 बातें हैं। पहला जो है 1831 है, इस समय इन्होंने यंग इटली का स्थापना करते हैं, है ना, यंग इटली के स्थापना करते हैं और उसमें यहाँ एकीकरण करने का प्रयास करते हैं, लेकिन इनसे होता नहीं है। दूसरा एक अगला स्थापना और करते हैं 1834 में। इस समय इन्होंने यंग यूरोप का स्थापना करते हैं। इस समय इन्होंने यंग यूरोप की स्थापना किए और फिर से इन्होंने चाहा कि इटली को एकीकरण कर दिया जाए, लेकिन फाइनली नहीं होता है, तो यह इटली छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन इसी बीच क्या होता है कि ये सारा व्यवस्था जो है ठीक है, लेकिन इनसे इटली का एकीकरण नहीं हो पाता है मेजनी से। अब क्या होता है, आगे की कहानी को इसमें समझिए कि एक व्यक्ति है जिनका नाम है, अभी बताया, इसका राजा जो है वो चार्ल्स एल्बर्ट है ना। अब इसके बाद जब चार्ल्स एल्बर्ट के निधन होता है, इनका निधन जो है 1852 में इनका देहांत हो जाता है, निधन हो जाता है। इसके बाद अगला जो प्रधानमंत्री बनते हैं वो विक्टर एमैनुअल द्वितीय बनते हैं, है ना, विक्टर एमैनुअल द्वितीय बनते हैं। इसको विक्टर एमैनुअल भी कहा जाता है। तो इन्होंने पहली बार प्रयास किया, ये चार्ल्स एल्बर्ट प्रयास नहीं किए थे उतना हद तक, है ना, लेकिन ये चार्ल्स एल्बर्ट के मरने के बाद चार्ल्स इमैनुअल द्वितीय जब बनते हैं तो इनके मन में ख्याल आता है कि हम इस सबको एक करें। लेकिन अगर डायरेक्टली ये इससे भिड़ेंगे तो इस समय ऑस्ट्रेलिया जो है बहुत मजबूत स्थिति में है, और इधर समझिए रहे हैं कि इसको कोई छुएगा नहीं, क्योंकि पोप के सुरक्षा में जो है वो फ्रांस का सेना है ना, फ्रांस का सेना है, और फ्रांस उस समय बहुत मजबूत स्थिति में है, ऐसी है मानता है। ऐसा उस समय पूरा समझ रहे हैं कि जब फ्रांस को सर्दी होती थी तो पूरा यूरोप छींकता था, ऐसा आप लोग पढ़ा भी होगा। इसका मतलब ये हो कि जो व्यवस्था फ्रांस में बहाल होगा वो पूरे यूरोप को प्रभावित करेगा। तो फ्रांस उस समय ऑलरेडी बहुत मजबूत है, तो इसको कोई टोकेगा भी नहीं, है ना। और ये तो समझिए रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया का ही अलग अलग राजकुमार का क्षेत्र है। तो ये सोच रहे हैं चार्ल्स अगला जो प्रधानमंत्री बने हैं वो कौन बने हैं, एमैनुअल द्वितीय बने हैं, है ना, एमैनुअल द्वितीय, है ना, एमैनुअल द्वितीय बने हैं। तो इनके मन में आया कि हम इसको एक करेंगे, इसको एक करेंगे। तो इन्होंने सोचा कि अगर डायरेक्ट हम बोलेंगे तब पता चला ये इस पर हमला किए हैं तो ये जो क्षेत्र है वो भी मारपीट के छीन लेगा, है ना, इसलिए डायरेक्ट इस पर हमला नहीं किए। उन्होंने अपना प्रधानमंत्री जो है एक व्यक्ति को बनाया जिसका नाम है काउंट काबूर, है ना, इन्होंने अपना प्रधानमंत्री बनाया, ये बनाया प्रधानमंत्री इनको, और इसको मतलब समझाया कि किसी भी तरह से इसको हमको एक करना है। और इसके बारे में इससे पहले हम बताए थे कि मेजनी जो है वो आदर्शवादी ज्यादा है, व्यवहारिक कम है। ये व्यक्ति जो है ये व्यवहारिक बहुत अधिक है ना, और सबसे बड़ी बात है कि कूटनीतिज्ञ भी है। अब ये सोच रहे हैं कि हमको किसी भी तरह से इसको एकीकरण करना है, लेकिन एकीकरण करने के लिए हम डायरेक्ट तो इनसे भिड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि ये भी बहुत मजबूत स्थिति में है। अब समझ लीजिए कि छोटा सा क्षेत्र में इनका अधिकार है इस समय, है ना, और ये पूरा अलग अलग लोगों के हाथ में है। तो ये सोचे कि किसी भी तरह से हमें किसी भारी या किसी अन्य देश से सहायता लेकर के इसको एक करना होगा। अब ये उसी समय क्या होता है, ये पूरा सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं। ये अगला जो दौर है फ्रांस में, और इधर जो है रूस में एक झगड़ा होता है जिसका नाम है क्रीमिया का युद्ध, है ना, क्रीमिया का युद्ध जो है होता है ये 1853 और 54 के बीच होते हैं, है ना। अब इनको लगता है, काउंट काबूर को लगता है कि अगर हम चाहेंगे तो इस समय हमारे पास मौका बढ़िया है। मौका किस तरह से है, क्रीमिया के युद्ध में हम अगर इनको अपना सेना अगर हम फ्रांस को देते हैं
एक दो बात साफ है कि फ्रांस उस समय बहुत मजबूत स्थिति में वैसे भी जीत जाता, लेकिन हम अगर देंगे तो उनके नज़र में हम अच्छा हो जाएंगे, तो फिर हमारा वो साथ देंगे, है ना। तो जब क्रीमिया के युद्ध हुआ तो इन्होंने बिना मांगे, फ्रांस के बिना मांगे 50,000 सैनिक और हथियार देकर के उनको चिट्ठी लिखी कि देखिए मैं आपका मित्र हूं और मैं आपका सहायता करना चाहता हूं, है ना। और समझ रहे हैं कि जब ये बात उसको पता चला, फ्रांस को पता चला कि काउंट कबूर और विक्टर एमेनुएल हमारा साथ देना चाहता है, तो बहुत खुश हुआ। युद्ध जीतने के बाद इसको अगले ही वर्ष बुलाया, है ना। और यहाँ पर बैठक होती है किसके साथ, फ्रांस के साथ विक्टर एमेनुएल का बैठक होती है, और उसके बाद इनको सांत्वना देती है कि देखिए कि हम अगर आपको अगर भविष्य में कोई दिक्कत होगी, तकलीफ होगी, तो हम आपका साथ देंगे, है ना। और इसी तरह से बातों ही बातों में ये बहुत तेज बुद्धि के बताए ही थे, ये बहुत साफ बुद्धि के हैं और कूटनीतिज्ञ भी है। इन्होंने इटली के समस्या को क्या किए, पूरा यूरोप की समस्या बना करके पेश किए, है ना। और देखते ही देखते में ये इसको इस अपने समस्या के बारे में उनके सामने रखी, उन्होंने सांत्वना दिया, है ना। उस समय जो फ्रांस के राजा थे वो नेपोलियन तृतीय थे, नेपोलियन तृतीय थे। उन्होंने बोला कि ठीक है, हम इस पर विचार करेंगे। अब जैसे ही वहां से आए यहाँ, अब क्या किए, कुछ ही समय के बाद जो है इस पर हमला करना शुरू कर दिए, है ना। रोज इस पर फायरिंग करे, कभी कुछ करे कभी कुछ करे। लास्ट में लोम्बार्डी जो है, लोम्बार्डी के बारे में हम बताए हुए हैं कि अभी किसके कब्जा में है, ऑस्ट्रेलिया के कब्जा में, ऑस्ट्रिया है इसके कब्जा में है। अब फायरिंग इधर हो रहा है। अब ये दोनों में क्या हो गया, दोनों में युद्ध का स्थिति बन गया। अब जैसे ही युद्ध का स्थिति बना, इधर से ये हमला कर दिया। अब ये पिडमाउंट का जो प्रधानमंत्री है काउंट कबूर, वो उसको फ्रांस को चिट्ठी देता है, फ्रांस को बुलाता है कि देखिए ये बदमाशी कर रहा है हमको, है ना, हमको परेशान कर रहा है। अब देख लीजिए ये किनके बीच का युद्ध था, ये लोम्बार्डी और पिडमाउंट के बीच का युद्ध था, यानी विक्टर एमेनुएल यानी उसका प्रधानमंत्री काउंट कबूर और समझ रहे हैं कि आप ऑस्ट्रेलिया के बीच के युद्ध था। लेकिन अब चूंकि क्रीमिया के युद्ध में ये साथ दिया था उसको, इसी के लिहाज से अब फ्रांस के जो राजा है वो अब पिडमाउंट का साथ देगा, यानी इनका साथ देगा। और साथ देने के कारण क्या हुआ, अब जो युद्ध बन गया, अब जो युद्ध हो गया वो पिडमाउंट और लोम्बार्डी के बीच ना होकर के लोम्बार्डी और फ्रांस के बीच हो गया। और देखते ही देखते में पूरा के पूरा लोम्बार्डी पर किसका अधिकार हो जाता है, ये पूरा के पूरा कब्जा जो हो जाता है ये काउंट कबूर का हो जाता है। और वेनेसिया पर भी हमला करने वाले होते हैं, तो यहाँ ऑस्ट्रेलिया जो है दौड़ल दौड़ल किसके पास जाता है, वो जाता है फ्रांस के पास कि देखिए साहब, हमारा तुम्हारा तो कोई झगड़ा ही नहीं है, बताइए, हम भी आपका मित्र हैं, ये बेमतलब की लड़वा दिया है ना, बेमतलब के जो है काउंट कबूर लड़वा दिया है कि हमारा तो इसमें कोई अथी नहीं है, हम आप अथी बेकार में लड़ रहे हैं। तो बोला कि बात तो सही है, हमें बिल्कुल मिलकर रहना चाहिए। ये बोला कि देखिए कि जहां है वहीं पर रोक दो, है ना। और ये जो है फ्रांस जो है युद्ध यहीं पर रोक देता है। तब तक देखते ही देखते में समझिए ये जो ये युद्ध जो है ये 1859-60 के बीच का है ना। इस समय ये लोम्बार्डी पर अब किसका अधिकार हो गया, पिडमाउंट का अधिकार हो गया, यानी विक्टर एमेनुएल का हो गया, काउंट कबूर का अधिकार हो गया। मतलब इतना क्षेत्र का क्या हो गया, एकीकरण हो गया है। देखिए इतना क्षेत्र का एकीकरण हो गया। अब इस वाला क्षेत्र पर चूंकि युद्ध रोक दिया गया है, तब ये रह गया। अब समझिए कि अब मेजनी क्या है, काउंट कबूर और विक्टर एमेनुएल सोच रहा है कि चलो कुछ क्षेत्र तो हमारा एकीकृत हुआ, है ना, लेकिन अभी भी बहुत सारा क्षेत्र हमारा वैसे ही आगे भी अधिकार करना है। जब मान लीजिए कोई काम आप कर रहे हैं, थोड़ा सा भी अगर आप उसमें सक्सेस पाते हैं, सफलता पाते हैं, तो आपका क्या होगा, आपका मनोबल बढ़ता है और प्रयास करते हैं। अभी फ्रांस को बोला है कि देखिए आप दोस्त होकर के मतलब समझिए कि बेकार अथी करवा दिए, रोक दिए। बोला कि नहीं कोई बात नहीं है, दोनों एकदम लड़ाई नहीं करो, आराम से रहो। तो बोला कि सर देखिए आप बोले हैं तो चलिए ठीक है, हम वेनेसिया छोड़ देते हैं, लेकिन ये तीन को जो है ये डायरेक्ट ननून है इसका कब्जा, ऑस्ट्रेलिया का डायरेक्ट कब्जा नहीं है, इसका तो अलग अलग राजकुमार है।
तो फ्रांस ही इसको बोलता है कि यहाँ तीनों क्षेत्र पर यानी परमा, मोरेना, टस्कनी पर जनमत संग्रह कराइए। अगर वहां के लोग राजी है तो खींच लीजिए, है ना, इशारा इशारा में। तो अब उसी समय क्या होता है कि 60 में ही क्या होता है, ये तीनों क्षेत्र पर जनमत संग्रह कराया जाता है। अब बताइए, ये इटली का है तो कौन आदमी चाहेगा कि हम इटली में शामिल ना हो? जो देश का रहेगा उस देश का नागरिक चाहेगा ही कि हम उसमें शामिल हो जाए। तो यहाँ तीनों के नागरिक जो है बोला कि हाँ हम आपके साथ है, आप अति कीजिए। यहाँ पर क्या किया, पिडमाउंट का सेना गया, यानी कि काउंट कबूर जो है अपना सैनिक भेज करके इस तीनों क्षेत्र पर भी क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। यानी देखते ही देखते ये पूरा क्षेत्र जो है अब किसके कब्जा में हो गया, ये पूरा क्षेत्र जो है अब विक्टर एमेनुएल और काउंट कबूर के अधिकार में आ गया। मतलब ये पूरा क्षेत्र पर अब किसका अधिकार हो गया, मतलब ये पूरा क्षेत्र का अब एकीकरण हो चुका है ना। उसके बाद उसी के दरमियान क्या हुआ, एक व्यक्ति है अब नीचे इस क्षेत्र पर सिसिली और नेपल्स वाला एरिया, यहाँ का ही है, जिसका नाम है गैरीबाल्डी, है ना, गैरीबाल्डी है ना। गैरीबाल्डी क्या है, इनके बारे में समझिए कि देखिए कूटनीति की सहायता से ये पूरा क्षेत्र लोम्बार्डी वाला जो क्षेत्र हो गया, ये तो पहले से ही इसका था, और ये तीनों क्षेत्र परमा, मोरेना, टस्कनी, ये तीनों क्षेत्र पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। अब इसी जब देखा कि तीनों क्षेत्र अधिकार हो गया तो इधर अब ये भी अपना फॉर्म में है। गैरीबाल्डी सोचा कि जब बताइए जब ये हो सकता है तो हम भी इसको किसी तरह से एक करें, है ना। और ये व्यक्ति है, इन्होंने एक संस्था बनाया जिसका नाम है लाल कुर्ती, है ना। इन्होंने लाल कुर्ती नामक गुप्त संस्था बनाया। क्योंकि पहले ही हम बता चुके हैं कि इस समय पूरा यूरोप में सेंसरशिप लागू है, कोई डायरेक्ट किसी तरह के संगठन नहीं बना सकता था। तो उस समय जो भी संगठन बनाए जाते थे वो गुप्त होता था, गुप्त मतलब चोरी छिपी वाला। तो ये लाल कुर्ती का गठन किया, है ना, लाल कुर्ती का। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा, 2-3 क्वेश्चन इनसे बहुत महत्वपूर्ण बनता है। पहला ये पूछा जाएगा कि गैरीबाल्डी पेशे से क्या थे, पूछा हुआ क्वेश्चन है 10th क्लास का। तो पेशे से ये नाविक थे। नाविक का मतलब होता है नाव चलाने वाले, ये नाव चलाने वाले व्यक्ति हैं, है ना, गैरीबाल्डी। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन ये पूछेगा कि लाल कुर्ती का गठन किसने किया, तो यही गैरीबाल्डी किए थे, है ना, गैरीबाल्डी किए थे। अब इन्होंने क्या किया कि इसके सहायता से समझ लीजिए बहुत इंपोर्टेंट है कि ना तो कोई राजा है ना कोई बड़ा सैनिक है, ये एक नॉर्मल नाव चलाने वाले व्यक्ति है गैरीबाल्डी। इन्होंने क्या किया, इस क्षेत्र पर जहां जहां इसका सैनिक था, यानी यहाँ पर अभी क्या है, फ्रांस के बुर्बो वंश के शासन है ना। तो यहाँ पर जहां जहां इसका चौकी था, थाना चौकी था, सेना था, वहां वहां क्या किया, उससे ज्यादा आदमी होकर के लगभग 1000 आदमी के ये दल बनाया, है ना, और उस पर हमला किया, उसके सैनिक को भगाया, और वहां के टोटल जो हथियार था उन्होंने क्या किया, अपने कब्जा में लिए। इसी तरह से देखते ही देखते क्या किया, ये पूरा क्षेत्र को अपने प्रभाव में ले लिया, अपने कब्जा में। ये पूरा क्षेत्र को क्या किया, ये गैरीबाल्डी जो है अपने उस संगठन के मदद से क्या किया, एक कर दिया, और इनको चिट्ठी लिखा, है ना, विक्टर एमेनुएल को चिट्ठी लिखा कि देखिए अब ये क्षेत्र भी आप पकड़ लीजिए, इसका क्या हो गया, इसको भी हमने इसमें इटली में मिला दिया। अब इससे प्रभावित होकर के बहुत खुश हुए विक्टर एमेनुएल, और इनको प्रधानमंत्री बनने तक का ऑफर बोला कि देखो यहाँ के प्रधानमंत्री तुम रहो, हम तुमको नियुक्त करते हैं। बोला कि जी नहीं, हमको प्रधानमंत्री नहीं, हम नाविक ही ठीक है। तो चलिए अब वीडियो थोड़ी लंबा हो जाएगी, आगे का जो है ना, इसका और इसका हम अगला वीडियो में हम बात कर लेंगे। धन्यवाद।